हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मानव के प्रमुख श्वसन अंग लंग्स के बारे में। लंग्स क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कुछ जंतुओं के प्रमुख श्वसन अंग, जैसे कि त्वचा। त्वचा के द्वारा केंचुआ और मेढक जो होते हैं वो श्वसन की क्रिया को अंजाम देते हैं। प्लूम के द्वारा मछली, श्वसन नाल के द्वारा कीट। तो ठीक उसी प्रकार जैसे विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो मानव में एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है जिसे फेफड़ा कहते हैं। तो फेफड़े के द्वारा मनुष्य श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मनुष्य के फेफड़े की संरचना के बारे में। मनुष्य का फेफड़ा जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है और ये कितने भागों में बटा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो दोस्तों मनुष्य का फेफड़ा होता है वो प्रमुख श्वसन अंग होता है। इसके अलावा जितने भी श्वसन अंग होते हैं वो सभी सहायक श्वसन अंग कहलाते हैं, जैसे कि आपका कंठ द्वार हो गया, श्वास नाल हो गया और श्वास नली हो गई। ये सभी आपके सहायक श्वसन अंग कहलाते हैं। ग्रसनी, नासिका वगैरह वगैरह ये सभी सहायक श्वसन अंग कहलाते हैं। और जो प्रमुख श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। तो फेफड़ा जो होता है दोस्तों संख्या में 2 होता है और हल्के गुलाबी रंग कि कोमल तथा लचीले अंग होते हैं। जो फेफड़े होते हैं संख्या में 2 होते हैं और इनकी जो कलर होती है वो हल्के गुलाबी कलर की होती है। ठीक है, जो वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। वक्ष गुहा के अंदर जो हृदय पाया जाता है उसको घेरे हुए रहते हैं फेफड़े। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है जिसे फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। ठीक है, जो झिल्ली होती है फेफड़े के चारों ओर उस झिल्ली को फुफ्फुस आवरण कहते हैं। चित्र में देखिए, यहाँ चित्र में एक पतली झिल्ली दिखाई दे रही है। ठीक है, दोहरे आवरण की एक पतली झिल्ली दिखाई दे रही है। तो इस झिल्ली को दोस्तों फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। ठीक है, जो कि एक तरल द्रव से भरा होता है जिसे फुफ्फुसा आवरणीय द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिस फुफ्फुस आवरण में यह फेफड़ा पाया जाता है तो उस गुहा को फुफ्फुस गुहा के नाम से जानते हैं या फिर पल्मोनरी कैविटी के नाम से जानते हैं। फुफ्फुस गुहा में एक लसादार तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे फुफ्फुसीय तरल कहते हैं। हमने आपको पहले बताया कि फुफ्फुसा आवरण में फुफ्फुसीय तरल पाया जाता है। फुफ्फुस गुहा के मध्य सकरे स्थान में श्वासनाल, श्वसनिया, ग्रसनी, हृदय आदि उपस्थित होते हैं। इस स्थान को मध्यावकाश कहते हैं। चलिए अब चित्र से समझ लेते हैं फेफड़े की संरचना को। ये जो लंबी सी पाइप की जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसे हम श्वास नली के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो श्वास नली होता है वो लगभग आपका 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? 10 से 12 सेमी लंबा होता है और ये 1.5 से लेकर के 2.5 सेमी तक चौड़ा होता है। ठीक है, जो ये आपका श्वास नली होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से लेकर के 2.5 तक चौड़ा होता है सेंटीमीटर में। ठीक है, जो कंठ से लेकर के पूर्ण ग्रीवा में विद्यमान होती है। ठीक है, ये आपका कंठ है। ठीक है, इस कंठ से लेकर के पूर्ण ग्रीवा तक विद्यमान होती है, पूरे ग्रीवा तक फैली रहती है। ठीक है, यह वक्ष गुहा में पहुंचकर जो 2 छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। देखिए ये आपका वक्ष गुहा है। ठीक है, ये आपका वक्ष गुहा है। यहाँ पहुंच करके जो श्वास नली होती है 2 छोटी शाखा में विभाजित हो जाती है। तो एक शाखा इस तरफ निकलेगी और दूसरी शाखा इस तरफ निकलेगी। ठीक है, ये आपकी 2 छोटी शाखाएं होती हैं। अब जहां से ये 2 शाखाएं निकलती हैं उसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस स्थान को हम नाभिक के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जो 2 शाखाएं निकलती हैं यहाँ से, ये 2 शाखाएं जो हैं इसे हम श्वसनी के नाम से जानते हैं। श्वसनी के नाम से जानते हैं। ये दोनों शाखाएं श्वसनी कहलाती हैं। अब प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। देखिए यहाँ पर अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर गई है, जहां पहुंचकर ये अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे कि ये जो श्वसनी होती है वो अनेक छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है और इन शाखाओं को हम
ब्रांकियोल्स कहते हैं। अब दोस्तों ये जो ब्रांकियोल्स होता है ये आपका वायु कोष्ठ में जाकर के प्रवेश करता है। अभी हम आपको वायु कोष्ठ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये डायग्राम के द्वारा हमने फेफड़े को आपको समझा दिया। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा तथा चौड़ा होता है, परंतु लंबाई में छोटा होता है। जो दाहिना फेफड़ा होता है वो आपका बड़ा और चौड़ा होता है अपेक्षाकृत बाएं फेफड़े के, ठीक है, लेकिन लंबाई जो होती है वो छोटी होती है। तो फेफड़े जो होते हैं वो डायाफ्राम के उभरे हिस्से पर चिपके रहते हैं। यहाँ चित्र में देखिए ये जो डायाफ्राम है, ठीक है, ये डायाफ्राम है, इसके उभरे हुए हिस्से यानी कि जो ऊपर वाली हिस्सा है यहाँ पर ये चिपका हुआ होता है। अब श्वसन की क्रिया में जो डायाफ्राम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फेफड़े में जाने वाली प्राथमिक श्वसनी के प्रवेश स्थान को नाभिक कहते हैं। ये जो प्राथमिक श्वसनी है, ठीक है, इस श्वसनी को हम नाभिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह दो खांचों द्वारा तीन पिंडों में बटा रहता है। कौन? फेफड़ा जो होता है वो दो खांच के द्वारा तीन पिंड में बटा रहता है, ठीक है, जबकि जो बायां फेफड़ा होता है वो दो पिंडों में बटा रहता है। दाहिना फेफड़ा जो होता है वो तीन पिंड में बटा होता है, ठीक है, एक, दो और तीन पिंड ये हो गए, ठीक है। अब जो बायां फेफड़ा होता है वो दो पिंड में बटा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से एक पिंड ये हो गया और दूसरा पिंड ये हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फेफड़े की आंतरिक संरचना यानी कि अंदर की जो संरचना है फेफड़े की वो किस प्रकार से है इसके बारे में बात करेंगे। फेफड़े की बाह्य सतह चिकनी एवं सपाट होती है। जो फेफड़े की बाह्य सतह होती है वो चिकनी होती है और सपाट होती है, जबकि इसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के भांति अनेक वायुकोष्ठ उसमें पाए जाते हैं, जो गैसीय विनिमय में मुख्य संरचना का कार्य करती है या फिर मुख्य संबंध निभाती है। देखिए चित्र में ये जो फेफड़ा है दोस्तों वो बाहर से चिकना होता है, ठीक है, बाहर से चिकना होता है, लेकिन जो उसके अंदर की संरचना होती है यहाँ पर इसमें अनेक छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, इस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना पाई जाती है जिसे वायु कोष्ठ का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो वायु कोष्ठ होती है वो गैसीय विनिमय में सहायता करती है यानी कि गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। कौन से गैस? ऑक्सीजन जिसे हम O2 के नाम से जानते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 के आदान प्रदान में ये सहायता करती है। अब दोस्तों वायु कोष्ठ के बारे में अगर हम एक नोट पॉइंट की बात करें तो जो वयस्क मानव होते हैं यानी कि जो एडल्ट होते हैं, हम जैसे मनुष्य जो होते हैं, उनमें प्रत्येक फेफड़ों में वायु कोष्ठ की जो संख्या होती है वो लगभग 15 करोड़ होती है, ठीक है। प्रत्येक वयस्क मानव के फेफड़े में वायु कोष्ठ की संख्या 15 करोड़ होती है। और वहीं पर अगर हम एक नवजात शिशु की बात करें जो ठीक से चल नहीं सकता, उस बच्चे की बात करें तो उस बच्चे में लगभग 2 करोड़ वायु कोष्ठ पाई जाती हैं। तो प्रत्येक वायु कोष्ठ एक श्वसनी से निम्न प्रकार संबंधित होती है। जो वायु कोष्ठ होती है वो एक श्वसनी यानी कि श्वास नाल से कुछ इस प्रकार संबंधित होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए प्रत्येक श्वसनी श्वास नाल के दो भागों से बटने से बनती है, ठीक है। ये जो आपका श्वास नाल है, ठीक है, संरचना में देखिए ये आपका श्वास नाल है। अब ये श्वास नाल दो भागों में बट गया, एक इधर हो गया और एक इधर। ये जो दो भाग बटा श्वासनाल का तो ये एक श्वसनी हो गई, दूसरी श्वसनी ये हो गई। तो जो प्रत्येक श्वसनी होती है वो श्वासनाल के दो भागों में बटने से बनती है तथा यह फेफड़े में प्रवेश करके अनेक शाखाओं एवं उप शाखाओं में बट जाती है, ठीक है। जो श्वसनी होती है वो अपनी तरफ के फेफड़े में, जैसे कि इधर की जो श्वसनी है वो इस तरफ के फेफड़े में प्रवेश करेगी और इस साइड की जो श्वसनी है वो इस तरफ के यानी कि बाएं साइड के फेफड़े में प्रवेश करेगी। अब जैसे ही ये फेफड़े में प्रवेश करती है तब ये अनेक उप शाखा और शाखा में बढ़ जाती है, ठीक है। कई ब्रांचीज और ब्रांकियोल्स में बढ़ जाती है और इसकी अंतिम महीन जो उप शाखा होती है वो कूपिका नलिका कहलाती है, ठीक है। ये जो आपकी अंतिम उपशाखा है ये यहाँ पर ये आपकी कूपिका नलिका कहलाएगी, ठीक है। इन नलिकाओं के सिरे फूलकर कूपिका का निर्माण करती है। ये जो नलिका होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए
ये जो उपशाखा है, ठीक है, उपशाखा है, ये उपशाखा अनेक शाखाओं में बढ़ जाएगी। तो ये जो शाखाएं हैं जिसे कूपिका कहते हैं, इसकी जो अंतिम सिरा होती है ये वाली, ये फूल जाती है, फूल के मोटी हो जाती है, तो इसे हम कूपिका का नाम देते हैं, कूपिका कहते हैं। तो प्रत्येक कूपिका पर अंगूर के गुच्छे के समान कई वायुकोष्ठ लगे रहते हैं। प्रत्येक वायुकोष्ठ सल की उपकला की चपटी पतली कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है। इसकी कम मोटाई सरलता से गैसीय विनिमय में विशेष योगदान देती है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको वायुकोष्ठ की संरचना के बारे में समझा देते हैं। सो दोस्तों, जो वायुकोष्ठ होता है उसकी जो बाह्य सतह होती है, ठीक है, वायुकोष्ठ की बाह्य सतह जो होती है उस पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, ठीक है। जो रुधिर कोशिका होती है, कैपिलरीज होती है, उसका एक जाल जैसा संरचना बना होता है जो फुसफुस धमनी के अत्यंत शाखावृंत से होने से बनता है। जो फुसफुस धमनी होती है वो अधिक शाखा युक्त हो जाती है, ठीक है, उसमें कई ब्रांचेस निकल जाती हैं जिससे वो जाल बनता है। इन कोशिकाओं के शरीर से ऑक्सीजन रुधिर आता है, ठीक है। जो ब्रांचेस होती हैं फुसफुस धमनी से निकली, वहां से ऑक्सीजन रहित, बिना ऑक्सीजन यानी कि ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, वो रुधिर आता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। सिंपल सी बात है, जब रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। वायुकोष्ठ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है। जो वायुकोष्ठ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके और अपनी प्रक्रिया के द्वारा उसे मानव शरीर से और लंग से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तथा ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं से रुधिर में विसरित हो जाती है। जो ऑक्सीजन होता है, बाहर से लिया गया जो ऑक्सीजन होता है, वो फुसफुस धमनी की जो जाल बनी होती है, ठीक है, वहां से होते हुए वो शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाती है ब्लड के द्वारा, रुधिर के द्वारा। तो वायुकोष्ठ की ऑक्सीजन युक्त रुधिर कोशिकाएं आपस में मिलकर के रुधिर वाहिनियों का निर्माण करती हैं। ये अपेक्षाकृत मोटी होती हैं तथा फुसफुस सिरा में जाकर के खुलती है। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके